जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जयदीप स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं हमारी खास मेहमान डॉक्टर अंशु जोशी। डॉक्टर जोशी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। अंबर, आपके शो पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को भारत माता की जय। भारत माता की जय। डॉक्टर जोशी, कई सारे डेवलपमेंट्स और अपडेट्स हमारे सामने हैं जिसको हम आज चर्चा में हिस्सा बना सकते हैं। वेस्ट एशिया क्राइसिस हमारे सामने है। यूएस ने तीसरी बार ईरान पर स्ट्राइक की और ऑफ कोर्स दोनों के बीच में तनातनी चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी की 3 देशों की यात्रा जिसमें काफी अहम डेवलपमेंट सामने आए हैं। और साथ ही हम अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो उसमें भी बहुत कुछ चल रहा है। तो सबसे पहले हम प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से शुरू करते हैं, फिर हम क्राइसिस पे आएंगे। 3 देशों की यात्रा की ओवरऑल किस तरह से आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की इन यात्राओं को, जो इन यात्राओं से जो कुछ निकल के आ रहा है? जी। अंबर, हमने पिछले 11 से 12 वर्षों में अपनी भारतीय विदेश नीति को एक बहुत ही सकारात्मक टर्न लेते हुए देखा, जिसमें हमने अपने लिए तो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की और अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को तो हमने अकम्प्लिश किया ही। हमने अपनी बायलैटरल रिलेशनशिप को और मल्टीलैटरल एंगेजमेंट्स को और आगे बढ़ाया, मजबूत किया। और हमने इस बात का ध्यान रखा कि हम जिन देशों के साथ आगे बढ़ रहे हैं उनका भी हमारे रिश्ते या अग्रीमेंट्स होने से फायदा होना चाहिए। तो कूटनीति की दुनिया में हम एक सिद्धांत पढ़ाते हैं, जिसको गेम थ्योरी कहा जाता है। तो इसमें जीरो सम गेम क्या होता है? एक देश का फायदा, दूसरे देश का नुकसान। भारत इस नीति में बिल्कुल विश्वास नहीं करता और इसीलिए भारत विन विन सिचुएशंस क्रिएट करता है जिसमें कि दोनों देशों का फायदा हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन हमारी विदेश नीति में ये हुआ कि पहले एक कूटनीतिक स्तर पर बातें तो हम बहुत कर लेते थे, हमारे अलग अलग देशों के साथ संबंध थे, लेकिन आना जाना आपस में और उसके टेंजिबल आउटकम्स जो हैं, नंबर्स में क्या हो रहा है, वो हमको कम दिखाई पड़ता था। तो हमारे प्रधानमंत्री अभी जिन जिन देशों की यात्राओं पर हैं और इसके पहले भी हर बार वे जब एक पूरा यात्रा का चरण करते हैं तो उसके पीछे उद्देश्य यही होता है कि भारत के राष्ट्रीय हित पूरे हों, अपना विकसित भारत 2047 का विजन मिशन हम कैसे अच्छे से अकम्प्लिश कर सकें, इसको योगदान मिले, द्विपक्षीय सहयोग हमारे अलग अलग देशों के साथ मजबूत हो। और फिर ये एक हम जो मल्टीपोलैरिटी और मल्टी अलाइनमेंट को बढ़ावा देते हैं, तो मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म पर भी एक बूस्ट मिले इन रिश्तों के माध्यम से। तो जब दो देशों के बीच विश्वास पनपता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पनपती है, तो मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स पे जो अलग अलग एसडीजीज हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, या जो अलग अलग हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो बेहतर तरीके से पूरे होते हैं। अंबर, फॉर एग्जाम्पल, जब हम क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं, या विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, या हम हंगर या पॉवर्टी को एंड करने की बात करते हैं, ये सब प्रायोरिटाइज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, एसडीजीज हैं, जो अलग अलग, चाहे आप यूएन का मंच देखिए, ब्रिक्स देखिए, एससीओ देखिए, हम तमाम जब इन संगठनों को देखते हैं, जी7 देखिए, तो इन पर ये सारे एसडीजीज को जो मेंबर नेशंस हैं वो योगदान देते हैं। तो अगर अच्छा बायलैटरल रिश्ता है तो मल्टीलेटरलिज्म भी मजबूत होता है, एंड वाइस वर्सा। तो अभी जो प्रधानमंत्री ने यात्रा की है उसको मैं एक पूरा आपको एक क्या बोलूं, नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी को हम जो हिंद महासागर और इंद्र प्रशांत क्षेत्र में पालन करते हुए उसका चल रहे हैं, ताकि चीन ने जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी अपनाई हुई थी हिंद महासागर में भारत को घेरने की, उसको हम सामरिक तरीके से न सिर्फ उसका मुकाबला कर सकें, सामुद्रिक सुरक्षा को अपने आसपास हम अक्षुण्ण रख सकें, चाहे हिंद महासागर का क्षेत्र हो या हिंद प्रशांत का क्षेत्र हो, और ये जो तमाम क्षेत्र हैं, देश हैं इनसे जुड़े हुए, इनके साथ हम सहयोग को बढ़ा सके। तो आप देखिए, अभी इसके पहले सेशल्स गए थे, अभी इस लेग में इंडोनेशिया गए, ऑस्ट्रेलिया गए, न्यूजीलैंड गए, हिंद प्रशांत से जुड़े हुए, हिंद महासागर से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण देश हैं। तो द्विपक्षीय स्तर पर यह देखना बड़ा सुखद रहा कि इंडोनेशिया ने हमारे इलेक्टोरल मैकेनिज्म की, हमारे ईवीएम की बहुत भरपूर तारीफ की, और वहां पर किस प्रकार से उनका जो सदियों पुराना शिव मंदिर है वहां हमारे प्रधानमंत्री गए, उसके रेस्टोरेशन के प्रोजेक्ट को उन्होंने लॉन्च किया। ब्रह्मोस मिसाइल का एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता हुआ जिसमें इंडोनेशिया हमसे ब्रह्मोस मिसाइल्स खरीदेगा, इसके अलावा को डिफेंस के क्षेत्र में हमारे साथ को मैन्युफैक्चर करेगा, को डेवलप करेगा। ईवीएम्स को लेकर के एक बड़ा समझौता हुआ, ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी को लेकर के, क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के बड़ा समझौता हुआ। फिर देखिए, जब वो पहुंचे ऑस्ट्रेलिया तो वहां पर भी उनका भरपूर स्वागत हुआ, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भारत की जो सफलताएं रही है विगत 10 से 11 वर्षों में, उसका लेखा जोखा उन्होंने प्रस्तुत किया, और जिस तरह से अपने डायस्पोरा के साथ प्रधानमंत्री ने संवाद किया। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी द्विपक्षीय स्तर पर बड़ी महत्वपूर्ण एग्रीमेंट्स, डील साइन हुई, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया अब हमको यूरेनियम सप्लाई
सप्लाई करेगा। इसको लेकर के वर्षों से एक डील तो बन रही थी, पर कहीं-कहीं कुछ-कुछ अवरोध आ रहे थे। उन अवरोधों को दूर करते हुए अब इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि ऑस्ट्रेलिया हमें यूरेनियम सप्लाई करेगा, ताकि हम अपने जो सिविल न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं उसको और अच्छे से आगे बढ़ा सके। तो ये ग्रीन और क्लीन एनर्जी की दिशा में और ऊर्जा प्रोडक्शन की दिशा में एक बहुत ऐतिहासिक समझौता हुआ है। अच्छा, प्रोफेशनल मोबिलिटी को लेकर के बड़ी बातें हुई समझौते हुए। न्यूजीलैंड में भी ये देखना बहुत सुखद रहा कि हमने अपने बायलैटरल रिलेशंस को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट किया है, और वहां पर भी क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के बड़े समझौते हमारे न्यूजीलैंड के साथ हुए हैं। तो ये विश्व की राजनीति को एक संदेश है, अमेरिका जैसे देशों को, ईरान जैसे देशों को, पाकिस्तान जैसे देशों को ये संदेश है, चीन जैसे देश को ये संदेश है कि विस्तारवादी नीति के साथ मत चलिए, दूसरे का फायदा और अपना फायदा हो, ऐसी आप रिलेशनशिप को यदि प्लान करते हैं, एनविजन करते हैं, तो वो बिल्कुल रिश्ते आगे बढ़ते हैं। और यही जो एक महत्वपूर्ण संदेश है, ये हमारे प्रधानमंत्री की यात्रा से पूरे विश्व को इस वक्त गया है। जी। अंशु जी, वेस्ट एशिया क्राइसिस जो है हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से उफान पर है, और प्रधानमंत्री मोदी की जो इंडो पैसिफिक टूर है उसको हम एक कोइंसिडेंस के रूप में देखें या फिर एक स्ट्रेटेजिक अर्जेंसी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो हम जानते हैं कि वल्नरेबल है, तो क्या जो इंडिया है वो ईस्टर्न मैरिटाइम इकोनॉमिक पार्टनरशिप और जो ऑल्टरनेटिव एनर्जी नेटवर्क है उसको अग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहा है, ताकि जो चैलेंजेस हैं, क्योंकि क्राइसिस ये लंबा चलता हुआ नजर आ रहा है, इसको काफी मतलब एक डिप्लोमेटिक जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो काफी क्लियर नजर आते हैं। क्या ये जो अर्जेंट चैलेंजेस हैं वो भी इस टूर का हिस्सा है? बिल्कुल अंबर, आपने बिल्कुल सटीक बिंदु इस चर्चा में जोड़ा है। और यदि हम पश्चिम एशिया के क्राइसिस को देखें, तो ईरान ने जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वेपनाइज किया, उसको चोक किया, हम लगातार देख रहे हैं कि युद्ध बंदी की, युद्ध विराम की बात होती है, वो फेल हो जाती है। इसके बहुत सारे कारण हैं, इस पर हमने चर्चा की भी और आगे भी करेंगे। लेकिन बहरहाल अभी आपके प्रश्न का उत्तर देती हूँ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चोक होने की वजह से विश्व के व्यापार को एक बड़ा झटका लगा, और ये सिर्फ एक तेल और गैस और एलपीजी की दृष्टि से नहीं, इस रास्ते से बड़े पैमाने पर दवाइयां, दूसरे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, क्रिटिकल मिनरल्स की भी आवाजाही, फर्टिलाइजर्स की, केमिकल्स की आवाजाही होती थी। सप्लाई चेन्स बाधित हुई, पूरी दुनिया ने इससे जुड़ी हुई चुनौतियों को झेला है। भारत इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि ऐसे समय एक तो अपनी पार्टनरशिप्स को डाइवर्सिफाई करना, अपने ऑयल एंड गैस की जो हमारी जो इंपोर्ट्स की डिपेंडेंसी है उसको डाइवर्सिफाई करना, तो वो तो हमने कर लिया। 27 देशों की बजाय अब हम 41 देशों से तेल, गैस और एलपीजी ले रहे हैं। रशिया अभी भी हमारा सबसे प्रमुख सप्लायर बना हुआ है तेल, गैस और एलपीजी का, यूएस की वार्निंग्स के बावजूद, क्योंकि हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को फॉलो करते हैं। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण जो बिंदु है अंबर, वो सप्लाई चेन से जुड़ा हुआ है। चाहे हम तेल, गैस, एलपीजी की बात करें या हम क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें, तो वहां भारत इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि उसके द्वारा बनाई गई जो महासागर डॉक्ट्रिन है, तो पहले ये सागर डॉक्ट्रिन थी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, जो मॉरिशस की धरती से हमारे प्रधानमंत्री ने अनाउंस की थी। फिर इसको महासागर में परिणत किया गया, इसमें ग्लोबल साउथ के और दूसरे कॉन्टिनेंट्स के दूसरे देशों को जोड़ के म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांस्ड सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स, हमारे प्रधानमंत्री ने ये नीति अनाउंस की, ताकि सामुद्रिक सुरक्षा के साथ साथ सामुद्रिक व्यापार, संस्कृति और सप्लाई चेन्स को कैपेसिटी बिल्डिंग के माध्यम से, डिजिटल इंटीग्रेशन के माध्यम से और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करके सुनिश्चित किया जा सके। तो अभी देखिए सेशल्स गए थे, सेशल्स भी हमारी इस महासागर डॉक्ट्रिन का एक बहुत बड़ा सहयोगी देश है, जहां उसकी लोकेशन है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है अंबर। अब आप इंडोनेशिया को देखिए, इंडोनेशिया की जो लोकेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है बिल्कुल वैसे ही स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, और स्ट्रेट ऑफ मलक्का से लगा हुआ इंडोनेशिया है, और इसका जो सबांग बंदरगाह है ये हमारे यहाँ से सिर्फ 700 किलोमीटर दूर है, अंडमान निकोबार से। तो हम जो ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट चला रहे हैं, इसमें अब हमने इंडोनेशिया के सबांग पोर्ट को डेवलप करने का निर्णय लिया है। हम टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे, हम लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, एक्सचेंजेस करेंगे और फंडिंग प्रोवाइड करेंगे, ताकि सबांग एयरपोर्ट और अंडमान निकोबार को की कनेक्टिविटी को बढ़ाते हुए हम इस बात को सुनिश्चित करें कि भारत को इस क्षेत्र में स्ट्रेट ऑफ मलक्का तक अर्ली एक्सेस हो, टाइमली एक्सेस हो। लेकिन इससे इंडोनेशिया का भी बड़ा फायदा हो रहा है कि उसका एक पोर्ट जो है वो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ डेवलप होगा। ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया। इसी तरह के प्रोजेक्ट्स हम ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ और दूसरे जो ये तमाम हिंद प्रशांत के द्वीपीय देश हैं उनके साथ चला रहे हैं। तो अंबर, ये भारत का प्रयास है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो हुआ
एक तो कोई एक देश किसी भी ऐसे चोक पॉइंट को वेपनाइज ना कर सके, क्योंकि आपको याद होगा कि जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे टोल टैक्स लगाने की बात की थी, तो इंडोनेशिया की तरफ से भी इस प्रकार के स्टेटमेंट्स आए थे कि हम भी स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे टोल टैक्स लगाने की बात कर सकते हैं। तो भारत ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि इस प्रकार की किसी भी स्ट्रेट को कोई भी देश कंट्रोल ना कर सके, वहां टोल टैक्स ना लगे, उसे अपने कब्जे में ना ले वेपनाइज ना कर सके। और दूसरा, जो इस क्षेत्र से जुड़ी हुई व्यापार की सप्लाई चेन है और जो सामरिक सप्लाई चेन है, वो इंटैक्ट रहे, वो इन्फ्लुएंस फ्री रहे। तो इसी दिशा में जो हमारे प्रधानमंत्री की ये यात्राएं हैं, बिल्कुल आपने सही बिंदु को उठाया कि पश्चिम एशिया में जो संकट चल रहा है, उससे हम लोगों को जिस प्रकार के चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, उसको मिटिगेट करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने पहले ही ये अग्रीमेंट्स कर लिए हैं। और हम लगातार कैपेसिटी बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के जरिए अपने जो सप्लाईज हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेकर के, उसको सुनिश्चित कर रहे हैं। अंबर जी। अच्छा, हम थोड़ा सा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं। हम देखते हैं कि हमारे जो पड़ोसी देश है, पाकिस्तान की बात करें या फिर बांग्लादेश, दोनों ही में इंस्टेबिलिटी जो है वो काफी ऊपर जाती जा रही है। खासतौर से पाकिस्तान को देखते हैं तो अगर हम पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी को देखते हैं तो जो भारत की रीजनल डिप्लोमेसी मॉडल है उसको वो कैसे रीशेप कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान काफी ज्यादा इंस्टेबल है। बांग्लादेश पे मैं आपसे दूसरा सवाल करूंगी। अंबर, ये कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि यदि आपके पड़ोसी देश प्रॉस्परस रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, तो आप भी सुरक्षित रहते हैं। यदि पड़ोसी देश प्रॉब्लमेटिक हैं और उनके अपने इंटरनल चैलेंजेस हैं, तो उसका असर कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी होता है। पाकिस्तान जैसे देश को जब हम देखें आज की तारीख में, बांग्लादेश जैसे देश को हम देखें, तो बिल्कुल नेपाल में भी बीच में जिस प्रकार का क्राइसिस रहा, तो ऐसे अनस्टेबल स्टेट जो होते हैं उनकी वजह से भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती तो दिखाई पड़ती है। अच्छा, पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि सेना तो पाकिस्तान को चला रही है, पाकिस्तान एक भिखारी देश है, ये हम सब जानते हैं, ये तो विश्व का बच्चा बच्चा जानता होगा। अभी जो विगत कुछ दिनों के डेवलपमेंट्स हैं, तो हम ये समझें कि एक तरफ पीओजेके के लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनका आंदोलन भीषण से भीषणतम हो गया है। बलोच अपने हक की मांग कर रहे हैं, बलोचिस्तान की मांग कर रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ लगातार पाकिस्तान इंगेज्ड है। ईरान के साथ भी अब आप देखिए कि ईरानी ऑफिशियल्स के क्या स्टेटमेंट्स आते हैं कि पाकिस्तान पे अब वो भरोसा नहीं करता ईरान पहले की तरह। खाड़ी देशों का भरोसा खो चुका है ईरान, पाकिस्तान। चीन के हाथों तो गिरवी है ही, और अमेरिका का तो आपको पता ही है कि ऑन एंड ऑफ, जब जिस देश का जहां इस्तेमाल करना होता है वहां पर अमेरिका यूज करता है एंड देन इट थ्रोज। तो एक यूज एंड थ्रो की पॉलिसी अमेरिका की। तो पाकिस्तान अभी इस वक्त बहुत ही अनस्टेबल हो रखा है, उसके अपने आंतरिक राजनीतिक, आर्थिक और जो इस प्रकार के सामरिक चैलेंजेस हैं उनकी वजह से। और यही कारण है बांग्लादेश में जो हम आज स्थितियां बिल्डअप होते हुए देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि कैसे वहां पर कट्टरपंथ और मजबूत हो रहा है, आतंकवादी गतिविधियों को पल्लवित पोषित किया जा रहा है। जो अलग अलग कुछ लोकल आतंकवादी संगठन के आतंकवादी थे, उनको जेल से छोड़ दिया गया, उनकी सजा माफ कर दी गई। हम देख रहे हैं अभी हमास के टेररिस्ट जो है वहां आइडेंटिफाई हुए हैं, आईएस के आतंकवादी वहां पर पाए गए हैं। और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ जिस तरह से बांग्लादेश जुड़ा हुआ है, तो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए हमको खतरा तो दिखाई पड़ता ही है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर हम सभी जानते हैं कि कितना सेंसिटिव एरिया है। लेकिन हम एक बात और समझें कि बांग्लादेश ईस्टर्न पाकिस्तान बना, उसके पहले बंगाल विभाजन हुआ, और बंगाल विभाजन के पहले भारत के एक छोटे राज्य बंगाल का एक हिस्सा था। और बांग्लादेश जो है वो इंडिया लॉक्ड कंट्री है, उसके आसपास भारत है। तो यदि बांग्लादेश की तरफ से इस प्रकार की हरकतें जारी रहती है, या अब तो पश्चिम बंगाल में देखिए ममता बनर्जी की सरकार भी नहीं है, जो पोरस बॉर्डर्स के थ्रू जिन्होंने क्या किया हम सभी जानते हैं, और किस तरह से हमारे यहाँ पर आप देखिए कि डेमोग्राफिक चेंजेस हुए थे। लेकिन अब तो उस तरह की स्थिति नहीं है, बॉर्डर्स की फेंसिंग की जा रही है, बीएसएफ वहां डटी हुई है। जो दूसरे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, चाहे असम को ले लीजिए, मिजोरम को ले लीजिए, ये तमाम जो स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश से लगे हुए हैं, यहाँ पर भी हमारी सेना बहुत विजिलेंट है। तो ये कोशिश ये हो रही है कि पाकिस्तान बांग्लादेश की सरजमी का उपयोग करके भारत के पूर्वोत्तर में और हमारे उस एक ईस्टर्न पार्ट से टेररिज्म को बढ़ावा देने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन सफल नहीं हो पाएगा, मैं आपको बता दूं। और दूसरा, भारत इस बात को बहुत अच्छे से जानता है, आज से थोड़ी अंबर, वर्षों से, मतलब भारत नहीं बना था तब से हमने देखा है कि ये जो पूरा एक हिस्सा है जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से
जानते हैं, तो वो तो यही कहते थे ना कि खाएंगे रोटी, हाथ में लोटा मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान। तो ये तो तब से आप देखिए कि जो इंटरनल सिक्योरिटी की दृष्टि से भारत के लिए चैलेंजेस थे, ये इस बेल्ट से हमने हमेशा से देखे हैं। और फिर जब बांग्लादेश बना तो चीजें सुधरी, और अभी भी देखिए राष्ट्र के रूप में अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, लेकिन जब हम वहां की सरकार या वहां की एजेंसीज को देखें तो वो एक उनकी फेलियर है कि वो टेररिज्म को कंटेन नहीं कर पा रहे। और पाकिस्तान के अपने ऊपर जो पाकिस्तान के आईएसआई का वहां पर जो एक शिकंजा कस गया है, जमाते इस्लामी का जिस तरह से शिकंजा कस गया है, उससे सरकार मुक्त नहीं हो पा रही है। तो अब पाकिस्तान, यहाँ पे मैं बांग्लादेश को भी ले लूं, नेपाल की तरफ से बीच बीच में चीजें थोड़ी सी खराब होती हुई दिखाई पड़ती है, लेकिन जिस तरह के सांस्कृतिक कनेक्ट्स हैं भारत और नेपाल के बीच में, तो वो चीजें ठीक भी हो जाती हैं। और इन सब में ना चीन का एक बहुत बड़ा रोल है अंबर। तो आप ये भी समझो कि जो हमारे आसपास के देश हैं, इनको अनस्टेबल बनाए रखना चीन के लिए फायदेमंद है। तो ये कहीं ना कहीं चीन भी प्रयास रखता है इस बात का कि पाकिस्तान स्टेबल ना हो जाए, प्रॉस्परस ना हो जाए, बांग्लादेश स्टेबल ना हो जाए, प्रॉस्परस ना हो जाए। यही हाल नेपाल के साथ है, और इन देशों को यूज करके चीन हमारे लिए चैलेंजेस क्रिएट करने का काम करता है। लेकिन हम भी आज की तारीख में बहुत तैयार हैं, विजिलेंट हैं, चाहे हमारी सेना हो, हमारा इंटेलिजेंस का नेटवर्क हो, या हमारी सरकार हो। तो एक जिस तरह से कमिटेड है हमारी सरकार भी और हर एक भारतीय भी, तो मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है, मतलब इनकी इंस्टेबिलिटी है, लेकिन हमारे लिए चैलेंजिंग सिचुएशंस भी आती हैं, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज ये उत्पन्न नहीं कर सकते। एक बात है जोशी के कुछ सालों पहले मैं याद करती हूँ, तो जब बांग्लादेश, नेपाल और इस तरह से, खासतौर से बांग्लादेश, नेपाल से जब इस तरह की रिपोर्ट आती थी कि वहां पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट जो है वो डेवलप हो रहे हैं, हमारे देश में उस पर इतनी ज्यादा चर्चा या उतना ध्यान जब पानी सर से ऊपर चला जाता है, जब हमें उस बात की खबर होती है। आपने चीन की बात की, और जो कॉमन एलिमेंट है, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, उन सब में वो भारत के विरोध में उनको भड़काता है। तो भारत समय रहते क्या इस चीज को समझ नहीं पाता, या फिर हमारे लिए उतना ज्यादा ये सारी चीजें मैटर नहीं करती हैं? और इस सब को देखते हुए खासतौर से बांग्लादेश की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि भारत को इन सारी अनसर्टेनिटीज के बीच में जो ढाका पॉलिसी है उसको रिकैलिब्रेट करने की आवश्यकता है? कैसे आप इसको देखती हैं? देखो अंबर, जैसे कि मैंने कहा कि आज से नहीं, 1947 के बाद से लगातार हमने देखा कि हमारे आसपास के जो ये देश हैं, तो हम तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को लेकर के चले। हमने जब जब इन देशों में आपदा विपदा आई, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, हमने हर प्रकार की सहायता इन देशों को पहुंचाई, और हम फर्स्ट रिस्पोंडेंट होते थे। आप याद करो, जब श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, तो हम सबसे पहले रिस्पोंडेंट थे, जबकि तब हमारे रिश्ते बहुत अच्छे श्रीलंका के साथ नहीं चल रहे थे, राजकीय स्तर पर यदि मैं बात करूं। यही हाल बांग्लादेश के हैं कि अभी बांग्लादेश में जिस प्रकार का ऊर्जा संकट हुआ, तो भारत ने ही सहायता की। आप नेपाल को देख लो, आप पाकिस्तान को भी देख लो, और पाकिस्तान के साथ हमने हर प्रकार के प्रयास करके देख लिए। तो जो आप कह रही हैं कि लोगों के बीच में जाकर के एक भारत के प्रति असंतोष की भावना को भड़काना चीन का काम है, इसके नेपाल के परिदृश्य में भी बहुत उदाहरण है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं ग्रास रूट लेवल पर जो व्यक्ति बैठा है वहां पर, वो बहुत अच्छे से जानता है कि चीन जैसे देश में और भारत जैसे देश में क्या फर्क है। या मेरी सरकार मुझे कितना भी भड़का ले, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूं या जानती हूं कि भारत किस तरह का देश है। भारत कभी अपने पड़ोसी देशों पर या किसी और देश पर भी आक्रमणकर्ता के रूप में नहीं देखा गया। अपनी फॉरेन पॉलिसी में नो फर्स्ट यूज की नीति है किसी भी वेपन की, और ये न्यूक्लियर पॉलिसी की मैं बात कर रही हूँ, तो न्यूक्लियर अस्त्र शस्त्र हमारे पास है, पर हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा, हम किसी भी देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को डिस्टर्ब नहीं करते, हम किसी की सीमाओं में जाकर अतिक्रमण नहीं करते। मतलब वो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, वो भारत के नक्शे का हिस्सा है, वो हमारा अखंड भूभाग है, लेकिन हम जाकर के वहां पर भी कोई इस प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहे। बांग्लादेश एक तरह से भारत का ही हिस्सा रहा है, लेकिन जब 1971 में इस प्रकार की परिस्थितियां बनी कि यहाँ पूरी मुक्ति वाहिनी का एक बड़ा मूवमेंट चला, तब भी भारत ने बांग्लादेश को अपने में मिलाने से बेहतर समझा कि बांग्लादेश को एज अ सोवरन स्टेट एस्टेब्लिश किया जाए।
तो एक तो भारत की जो विदेश नीति है, भारत की जो सामरिक नीति है, हम उसको समझें। और शायद यही कारण है कि हमारी जो विल है या हमारा जिस प्रकार का दर्शन है वो इतना अच्छा है कि फिर कहीं ना कहीं आप इसको हमारी फिर नीति की सफलता कह लो, डिवाइन इंटरवेंशन कह लो, या एक जवाब देने की दृष्टि से कह लो कि भारत पहले अटैक नहीं करता, लेकिन भारत पे जो भी देश अटैक करने की कोशिश करता है या कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो जवाब मुंह तोड़ मिलता है। तो आप चीन देखो, चीन हमारे साथ टेरिटोरियल जब डिस्प्यूट में एंगेज होता है तो उसको भरपूर जवाब मिला। पाकिस्तान के साथ हमने हर एक युद्ध जीता है। आप नेपाल या श्रीलंका या बांग्लादेश की तरफ देखो, देखो डिसरप्टिंग एलिमेंट्स यहाँ पर हैं जो चीन ने बैठाए हुए हैं या पाकिस्तान ने बैठाए हुए हैं, लेकिन इन देशों के साथ हमारे जो सिविलाइजेशनल कनेक्ट्स है ना अंबर, तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कनेक्ट्स के लेवल पे जब हम देखेंगे तो जो अग्रीमेंट्स हमारे साइन होते हैं देशों के साथ, उसी से समझ में आता है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कनेक्ट्स जो हैं वो हमारे अच्छे हैं। और ये यहाँ की सरकारें भी समझती हैं। ये अब इनके अपने जो इस तरह के इंटरनल फोर्सेस हैं जो डिसरप्शन करते हैं, तो ये इन सरकारों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो अंबर, ये तो बांग्लादेश की वर्तमान सरकार को ध्यान देना चाहिए ना कि हम आतंकवादियों को क्यों छोड़ रहे हैं, हम क्यों नहीं काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स को मजबूत करते हैं, बल्कि इन्होंने तो डिफंक्ट कर दिए। अवामी लीग ने एक एंटी टेररिज्म सेल विंग की स्थापना की थी और अभी वर्तमान सरकार ने उसको डिफंक्ट कर दिया है। तो ये तो वर्तमान जो बांग्लादेश की सरकार है उसकी जिम्मेदारी बनती है ना कि वो इस बात का ध्यान रखे कि इस तरह की जो गतिविधियां हैं, जैसे जमात है, तो जमाती जो इस प्रकार की वहां पर गतिविधियां हैं जो एंटी इंडिया ही नहीं, जो एंटी ह्यूमन है या जो टेररिज्म को प्रमोट करने वाली है, उसको तो वहां की सरकार को कंटेन करना पड़ेगा ना। तो हम अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर, अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन दूसरे देश में जाकर के और वहां जाकर किसी तरह का इंटरफेरेंस हम नहीं करते। पर आप ये बिल्कुल अच्छी, आपने सही बात बोली कि जब हम बांग्लादेश के टूवर्ड्स अपनी पॉलिसी को देखते हैं, भारत हमेशा से एक बहुत सॉफ्ट पड़ोसी की तरह हम रहते हैं, जिसको जब आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि मैंने कहा, हम एकदम फर्स्ट रिस्पोंडेंट के रूप में जाते हैं और चाहिए सहायता, बिजली दे दो, चावल चाहिए हाँ, चावल दे दो, चीनी दे दो, सब दे दो इनको। तो अब मुझे लगता है कि एक बार ना वेट एंड वॉच पर भी जाना चाहिए कि अब आप एक काम कीजिए, आप पाकिस्तान से ही सहायता लेकर के देख लीजिए या आप चीन से सहायता लेकर के देख लीजिए, आपको कौन, ऐसा कई बार हम होता है ना इस प्रकार की जब परिस्थितियां बनती है, फिर हम जब फोन करते हैं तो हमें पता चलता है अरे हम इसको मित्र समझते थे लेकिन ये तो हमारा मित्र है ही नहीं। तो जो वक्त जरूरत के समय काम आए वही मित्र होता है। तो ये बिल्कुल अंबर आपने सही बात बोली, इस पे मैं सहमत हूँ कि एक बार किसी भी देश में जब इस तरह की कोई स्थिति हो तो एक हमको भी थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति में जाना चाहिए। और इन सरकारों को इस तरह के संदेश तो हमारी खैर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लगातार देती रहती है कि जब हमारे हिंदू माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार हो रहा था श्रीलंका बांग्लादेश में, तब भी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स गए कि ये बहुत देखना दुखद है और वहां की सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर तैयार हम हैं, लेकिन एक थोड़ा सा पॉलिसी लेवल पर ये आप सही कह रही हैं कि एक वेट एंड वॉच की सिचुएशन में हम जा सकते हैं। जी, एक और मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ डॉक्टर जोशी भैया कि क्या आपको लगता है कि जो भारत है वो रीजनल पावर नहीं बल्कि एक सिस्टम शेपिंग पावर बनने की स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है, जिस तरह से हम भारत की जो पुश देख रहे हैं खासतौर से डिप्लोमेटिक पुश? अंबर, हम बन चुके हैं। मतलब भारत आज की तारीख में वो देश है कि तराजू के दो पलड़ों में जिस पलड़े पर भारत जाकर बैठ जाए वो पलड़ा भारी हो जाए। तो ग्लोबल साउथ की जब हम पूरी इस एजेंडे को देखते हैं जिसमें इमर्जिंग इकोनॉमीज की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मजबूत करना, ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करना, इन देशों को नेतृत्व की भूमिका मिले इसके लिए प्रयास करना, इनका इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, इनमें वो देश जो क्रिटिकल मिनरल्स या नेचुरल रिसोर्सेज से रिच है पर उनके पास फंडिंग नहीं है तो उनको फंडिंग से सहायता हो, और ग्रीन और क्लीन एनर्जी को प्रमोट करें लेकिन क्लाइमेट जस्टिस के साथ। इन सब की बात कौन करता है? भारत ही तो करता है और अलग अलग अंतरराष्ट्रीय मंचों पर करता है। जब G20 की अध्यक्षता करता है तो अफ्रीकन यूनियन को उसका परमानेंट मेंबर बना देता है, तो उसका पूरा एक फ्लेवर और पूरा उसका नेचर ही बदल देता है। जब भारत ब्रिक्स में बैठता है तो आप देखिए कि ब्रिक्स का पलड़ा भारी होता है। G20 में बैठता है तो वहां पर हमको उसके ऑब्जेक्टिव्स मजबूत होते हुए दिखाई पड़ते हैं। जब EU के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन करता है तो आप देखिए कि किस तरह से जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं, जो यूरोप के शक्तिवान देश हैं, वो कहते हैं कि अब हम अमेरिका के साथ अपने आप को अलाइंड महसूस ही नहीं करते। हमारा वो नया सहयोगी जो हम पहले अमेरिका की तरफ जिस तरह से देखते थे वो भारत है। हम ग्लोबल साउथ के देशों को देखें, हम अभी अपने तमाम ये दक्षिण एशिया के और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को देखें, ईस्ट एशियन नेशंस को देखें, आप
किसी भी कॉन्टिनेंट में जाके, लैटिन अमेरिका में जाके देख लीजिए, अफ्रीका में जाकर के देख लीजिए, भारत की जो छवि है, जैसे ही हम बात करते हैं तो वैसे ही एक मुस्कुराहट आ जाती है वहां के राष्ट्राध्यक्षों के, ऑफिशियल्स के चेहरों पर, जनता के चेहरों पर। और जो हम अभी चर्चा कर रहे थे कि भारत हमेशा एक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को लेकर, एक ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू को आगे रखते हुए हमने अपनी विदेश नीति को एग्जीक्यूट किया है, और टेंजिबल आउटकम्स के साथ। तो आज का जो भारत है वो सिर्फ बात नहीं करता, हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ भाषण नहीं देके आते हैं, वो टेंजिबल आउटकम्स आपको निकाल के दिखाते हैं। यही कारण है कि आज 34-35 देशों के जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं वो हमारे प्रधानमंत्री को मिले हैं। ये अपने आप में ऐतिहासिक है, ये अपने आप में एक हिस्ट्री क्रिएट की है उन्होंने। और इसमें हम जो भारत को देख रहे हैं, तो मैं अब भारत को एक रीजनल पावर मानती भी नहीं हूं अंबर। मैं, मेरे पास उसके लॉजिक्स हैं और कभी दूसरे शो में इसकी चर्चा करेंगे कि भारत एक विश्व शक्ति बन चुका है, और ये आज पूरा विश्व मानता है और जानता है। बिल्कुल। तो दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में क्राइसिस कभी अकेला नहीं आता है। वेस्ट एशिया की जो जंग है वो को इम्पैक्ट तो करती है, लेकिन हर्मुज की जो टेंशन है वो शिपिंग को इम्पैक्ट करती है। एनर्जी डिसरप्शन बंगाल जैसी इकोनॉमीज में हमने देखा है कि हो रहा है। पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी भी आप देख रहे हैं कि जो रीजनल सिक्योरिटी है उसको कॉम्प्लिकेट करती है। और इसी जो इंटरकनेक्टेड दुनिया में भारत जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी को चलाता है। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का टूर जो प्रधानमंत्री मोदी है उनका है, तो इसी लार्जर स्ट्रेटेजिक मैप पर देखा जाना चाहिए कि ऑफिशियली जो फोकस्ड भारत का है 30 वाला महासागर ट्रेड और ये डिफेंस, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक पर था। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में टाइम भी एक मैसेज देती है। जो वेस्ट एशिया में हम पूरी तरह से अनसर्टेनिटी देख रहे हैं, ईस्ट में पार्टनरशिप डीपन करना एक स्ट्रेटेजिक हेजिंग हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि भारत जो है वो एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम कर रहा है। सभी क्राइसिस और सभी चैलेंजेस, क्योंकि मल्टी लेवल पर हमें भारत के सामने चैलेंजेस भी हैं और उन सब चैलेंजेस पे भारत काम कर रहा है। सो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और डॉक्टर जोशी, आपका बहुत धन्यवाद है कि आपने इस पूरे जो विषय है उस पर हमारे साथ विस्तृत चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अंबर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को भारत माता की जय। भारत माता की जय।